Students, in this lecture we are going to discuss about that is mapping of thermodynamics. पहले हम यहाँ पे करेंगे और इसमें कुछ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स किसको हम बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स होती है स्टडी ऑफ एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मगर किस में यहाँ पे अगर हम देखेंगे एनर्जी चेंज और केमिकल चेंज अगर होगी उसको हम थर्मोडायनेमिक्स की बात हम करेंगे बेटा। थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम कुल मिला के देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक को हम बोलते हैं सिस्टम और दूसरे को हमको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अभी सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम वो चीज़ होता है कि जो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, दैट वी कॉल एज सिस्टम, हम उसको बोलते हैं। और जो उसके आउटसाइड जो भी है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग बोलते हैं। सिंपली वे में उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। सपोज़ अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो बीकर है, बीकर में जो केमिकल प्रेजेंट है जो आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट्स एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स, दैट वी कॉल एज ए सिस्टम। और जो उसके आउटसाइड है जितना भी, मतलब कि एटमॉस्फेयर है, जितना भी मतलब कि क्लासरूम में अगर होता है, लैब में होता है, कहीं पे भी होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज सराउंडिंग, हम उसको बोलते हैं। अगला चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे तो कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स हमारे पास मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। वन इज़ ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें बोथ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है। वाइल एज क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है कि ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी नहीं मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग शेयर होता है, यानी कि एक्सचेंज नहीं होता। सपोज अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। चाय का कप अगर हम लेंगे बेटा, गर्म चाय का कप हम लेंगे, तो गर्म चाय का कप जो होगा मतलब कि वो ओपन सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे, वाटर वेपर ड्रॉप्स, वो कहाँ पे जाए, मतलब कि जाते हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, और उसके साथ साथ एनर्जी भी, यानी कि जो उसमें हीट प्रेजेंट होती है वो उस चाय के कप से बाहर निकल के एनवायरनमेंट में जाती है, उसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। अब होता है कि अगर मैं यही चाय का कप ऊपर, उसको मैं किससे ढकूँगा, किसी ढक्कन से ढकूँगा, अब तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा बल्कि एनर्जी होगी कि नहीं। तीसरा होता है कि दोनों चीज़ नहीं होगी, ना एनर्जी नहीं मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेंगे, थर्मो फ्लास्क्स की बात करेंगे, बट ऑल्दो वी कैन से दैट इज़ नॉट एन आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई आइडियल सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, वो यूनिवर्स खुद है। यूनिवर्स इज सेड टू बी एन आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम, हम उसको बोलते हैं। अब सुनो, अगर हम देखेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, वन वी कॉल्ड एज बाउंड्री होती है। जैसे अगर हम कोई रिएक्शन लेते हैं कि रिएक्शन अंदर होती है बीकर के अंदर, और बीकर के बाहर क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है, मगर रिएक्शन मिक्सचर के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में वो बीकर का जो गिलास है, मतलब कि वो होता है बेटा। ऐसे हम यहाँ पे बोल देंगे कि दैट इज़ बाउंड्री होती है। अगर दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बीकर लेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम कोई केमिकल रखेंगे और ये तो उसके बाहर क्या है, ये एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट और इस सिस्टम के बीच में, यानी कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बीच में, यहाँ पे क्या है कि ये गिलास वॉल है, और इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बाउंड्री बोलेंगे यहाँ। सो इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट वी कॉल्ड एज बाउंड्री, हम उसको बोलेंगे, ठीक है ना। बाउंड्री बहुत प्रकार की हो सकती है, रिजिड बाउंड्री हो सकते हैं, नॉन रिजिड बाउंड्री हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। रिजिड भी होगी या नॉन रिजिड भी होगी बेटा, ठीक। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट वी कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है दैट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन मीन्स इंटेंसिव, ठीक है ना। इन
एंड दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ है, एक इंटेंसिव कहलाती है और दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ओके बेटा, यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, ये वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे, वेल एज इंटेंसिव, इन मीन्स इंडिपेंडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, मास है, वॉल्यूम है, हीट कैपेसिटी है। वेल एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, प्रेशर की बात करेंगे हम, डेंसिटी की बात करेंगे हम, टेम्परेचर की बात करेंगे हम, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है यहाँ पे दैट वी कॉल एज स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स होते क्या हैं? ये वो सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम को। जैसे मतलब कि एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम उसमें बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर ये है, इसका प्रेशर ये है, इसका वॉल्यूम ये है, ठीक है ना। तो दीज टर्म्स, यानी कि अगर हम बोलेंगे दीज वेरिएबल्स, दैट इज इधर टेम्परेचर, इधर प्रेशर और इधर वॉल्यूम की बात करेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द सिस्टम। जब इन स्टेट वेरिएबल्स का कुछ डेफिनिट वॉल्यूम होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा, तो हम किसी सिस्टम का क्या हम बोल सकते हैं कि हम सिस्टम को मतलब कि जान सकते हैं उस टाइम, दैट वी कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द सिस्टम, हम उसको बोलेंगे उस टाइम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। That is state of the system when all the properties have definite state. सपोज मैं कहूँगा कि एक सिस्टम जिसका मतलब कि ये स्टेट वेरिएबल्स का वैल्यू है दैट इज P1, T1 एंड V1। अगर हम इसी को टेम्परेचर दें या हीट दें, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरी स्टेट में चला जाएगा जहाँ पे उसका क्या होगा, प्रेशर P2, V2 और T2 होगा। तो यहाँ पे दैट वी कॉल एज द स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे हम सिंपल एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कि अगर हम कोई पानी में का बीकर लेते हैं, एक पानी का बीकर हमने लिया, तो यहाँ पे इसका प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा और टेम्परेचर T1 होगा। सपोज मैंने इसको क्या किया, हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा बेटा, इसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि दैट इज स्टेट 1 और यहाँ पे क्या है इसका, दैट इज स्टेट 2। अब यहाँ पे किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब हम एनर्जी देते हैं, यानी कि हम उसको इनपुट एनर्जी करते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा, तब जाके क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। पहले एक स्टेट पे होता है, फिर दूसरा स्टेट उसमें आ जाता है। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वन वी कॉल एज स्टेट फंक्शंस एंड अनदर इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस क्या होता है कि जो फाइनल और इनिशियल स्टेज पे ही डिपेंड करते हैं, न कि वो कौन सा पाथ फॉलो करें इन ऑर्डर टू अटेन दैट सिस्टम और इन ऑर्डर टू अटेन दैट स्टेट। whatever the path follows, we do not have to consider that path. While a second one is those functions which are path functions. अगर एक पाथ से जाएंगे कि मतलब कि एक तरह की वहाँ पे मतलब कि काम हो जाएगी, या हम बोलेंगे कि एक तरह की वहाँ पे एनर्जी खर्च हो जाएगी, ठीक है ना। एट दैट टाइम वी कॉल दोज फंक्शंस एज पाथ फंक्शंस, हम उसको बोलते हैं बेटे। जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शंस में क्या होता है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट्स, फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। और दूसरा साइक्लिक, अगर हम इंटरवल की बात करेंगे उनका, दैट इज इक्वल टू जीरोस। और तीसरा पॉइंट है स्टेट फंक्शंस का, दैट फॉलोज यूलर्स थ्योरम। ये तीन चीज़ें हैं, यूलर्स थ्योरम भी वो एप्लीकेबल होती है उन पर। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ विच दे फॉलोज। पर दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में हमारे पास दो है, हीट एंड वर्क, ये दो हमारे पास है।
हीट क्या होता है? हीट होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी flowing from one body to another body due to temperature difference. सपोज अगर मैं दो बॉडीज़ यहाँ पे रखूँगा, दिस इज़ बॉडी 1, दिस इज़ बॉडी 2, इनको दोनों में मेटेलिक रॉड से आपस में कनेक्ट करूँगा. इट इज़ एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. Obviously the heat will transfer from this body to this body through this rod. So what we can say? Heat transfers from body A to body B. So amount of energy flow from one body to another body due to temperature difference. क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम देखेंगे, एक तो 0 डिग्री पे है, दूसरा 100 डिग्री पे है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? हीट हम उसी को बोलते हैं. दूसरा होता है वर्क. वर्क किसके बराबर होता है? यहाँ पे अगर आपको याद होगा, वर्क विल इज इक्वल टू, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क की अगर हम बात करेंगे, दैट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी. ठीक है ना? पी एक्सटर्नल डी वी के बराबर होता है. अब नेक्स्ट बात करूंगा मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशंस ऑफ वर्क एंड हीट के. अगर हीट सिस्टम ने दी उस टाइम हम नेगेटिव लेते हैं, अगर सिस्टम को देनी है उस टाइम हम पॉजिटिव रखते हैं. नेक्स्ट थिंग इज इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एट दैट टाइम नेगेटिव, एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव. तो सिंपल बात है, आप याद रखोगे यहाँ पे, जब भी हीट और वर्क, यानी कि अगर हम हीट किसको देंगे? सिस्टम को देंगे, या हम वर्क सिस्टम पे करेंगे, या हम सिस्टम वर्क को करेंगे, उस टाइम पॉजिटिव लेना है. ठीक है? अगर सिस्टम एनर्जी देगा या सिस्टम काम करेगा उस टाइम नेगेटिव. तो मैं ऐसे बोलूँगा, बाय द सिस्टम नेगेटिव लेना है, ऑन द सिस्टम हमेशा क्या लोगे बेटा? पॉजिटिव लोगे. ठीक है ना? नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. क्या होते हैं हमारे पास बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस है. जैसे एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, या हमारे पास है आइसोबारिक प्रोसेस, या आइसोकोरिक प्रोसेस, या हमारे पास है साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास है. तो यहाँ पे यही डिफाइन करेंगे हम. पहले आइसोथर्मल प्रोसेस किसको हम बोलेंगे? विच वन इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं बेटा. दैट इज टेम्परेचर चेंज, दैट इज डेल टी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा. और अगर हम इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखेंगे, दैट इज दिस, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक, कीपिंग टेम्परेचर एंड कांस्टेंट. आइसोबारिक वो होती है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होता है बेटा. यानी कि अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, दैट इज चेंज इन प्रेशर इज 0, एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस. तीसरा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू 0. और लास्ट में हमारे पास होती है साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, इट इज़ पी, इट इज़ वी. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस. ए टू बी चला गया, बी टू सी चला गया, सी टू डी चला गया, डी से कहाँ पे आ गया? फिर से ए पे आ गया. दिस इज साइक्लिक प्रोसेस. या हम इस तरीके से और एक प्रोसेस बोल सकते हैं, इट इज़ प्रेशर वॉल्यूम. ये भी साइक्लिक प्रोसेस. दिस इज साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है ना? दिस इज साइक्लिक प्रोसेस. नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस. और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स क्वाइट लार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. एंड दैट प्रोसेस विच अकर्स इन ए सिंगल स्टेप, ऐसे हम बोल सकते हैं, दैट वी कॉल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम उसको बोलते हैं. व्हाइल एज वो प्रोसेस जो धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में, और जहाँ पे ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स बहुत ही कम अंतर की डिफरेंस होती है उनमें, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस, हम उनको बोलते हैं. अब और एक चीज़ याद रखना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से बना सकते हैं, व्हाइल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम बना नहीं सकते, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट हैपन्स बिटवीन दीज टू, दैट इज फाइनल एंड इनिशियल के दरमियान कैसी प्रोसेस होती है,
वो हम नहीं जानते इरिवर्सिबल केस में, क्योंकि रिएक्शन तो एक ही मतलब कि स्टेप में होता है। जैसे हम एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की बात करेंगे, दैट इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट ऑकर्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना होगा टेम्परेचर किसी भी सबस्टेंस का, हम उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी हम बोलते हैं। मगर ये हीट कैपेसिटी दो तरीके से हम ले सकते हैं यहाँ पे। वन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड अनदर इज मोलर हीट कैपेसिटी। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब हम लेंगे? अगर हम किसी सबस्टेंस का 1 ग्राम लेंगे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे, तब जाके जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरा तो मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में हम क्या करते हैं? 1 मोल ऑफ सबस्टेंस लेते हैं और उसी का टेम्परेचर राइज करते हैं बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एट दैट टाइम वी कॉल इट एज मोलर हीट कैपेसिटी। दोनों की इक्वेशंस मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है। एक में क्या लिखा है? m मीन्स हम क्या लेते हैं बेटा? 1 ग्राम, और दूसरे में लिया n क्या लेते हैं बेटा? 1 मोल लेते हैं बेटा यहाँ। नाउ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम CV बोलते हैं, आपको याद होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के बराबर 2 होता है। वन इज CV किसके बराबर होता है? DQV अपॉन NDT। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 1 मोल अगर लेंगे तो N 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज CP, दैट इज DQP अपॉन NDT के बराबर, एंड दैट इज QP इज इक्वल टू NCP DT के बराबर। ये दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने बेटा। बट फॉर एन आइडियल गैस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो CP हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP माइनस CV, वो किसके बराबर होता है? R के बराबर। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? मेयर्स इक्वेशन। अब हम यहाँ पे आएंगे जीरोथ लॉ पे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बोलता है कि अगर सपोज हमें बॉडी A है यहाँ पे, इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ B एंड इट इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ C। ध्यान से सुन लेना, बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ B एंड बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ C। जब ये A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ऑब्वियसली B और C भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और इसी को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम उसको बोलते हैं। स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट U और E से हम करते हैं। इंटरनल एनर्जी एक्चुअल होता है बेटा सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। मगर कब? एट रेस्ट पे। अगर मूविंग होगा उस टाइम हम नहीं कह सकते बेटा, मगर यहाँ पे क्या होगा? रेस्ट पे जब होगा कोई बॉडी, उस टाइम अगर यहाँ पे सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज की बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो मास पे डिपेंड होती है। क्या होती है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होगा उतनी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी कम भी होगी। और दूसरा स्टेट ऑफ द सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। अगर हम देखेंगे गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। दैट इज ऑल्सो वैल्यूएबल पॉइंट। नाउ इज द कमिंग ऑफ FLOT, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। Q प्लस W, दैट इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट दैट वी कॉल्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी किसको हम बोलते हैं? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मगर याद रखना, जब भी हम कोई सिस्टम लेते हैं हम डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, हम हमेशा उसकी क्या निकालते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
and that change in internal energy is equivalent to delta H is equivalent to delta U plus P del V, बट कब, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, या बेटा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर हम केमिकल चेंजेस में लेंगे तब जाके ये इक्वेशन आपको राइट डाउन करनी है, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Mg RT के बराबर, डेल्टा Mg RT जब कोई कौन सी लेंगे केमिकल चेंज हम लेंगे। नाउ डिफरेंट वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस, जैसे हम आइसोथर्मल की बात करेंगे, आइसोथर्मल दैट इज उसमें क्या होता है डेल्टा T इक्वल टू 0, उसमें दो टाइप्स ऑफ वर्क्स होंगे, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोनों में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी वर्क बराबर होता है माइनस पी डी के बराबर, ये क्वेश्चन याद रखनी है। इसी तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, W इज इक्वल टू एन आर टी लॉन ऑफ V2 अपान V1। यहाँ इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते थे, W इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2 अपान V1। V2 अपान V1 के बदले आप क्या कर सकते हो, P1 अपान P2 भी लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस। ओके, तो ये हुआ आइसोथर्मल। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस तो पता है बेटा अब आपको, वहाँ पे dV0 बराबर होगा, तो यहाँ पे W किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जब dV किसके बराबर होगा, 0, तो W किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एंड एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमें पता है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर थी वहाँ पे, डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। W जब 0 होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, दैट इज Q, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। और अगर एनर्जी वहाँ से निकलती है तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो हम सीधे बोल सकते हैं एट दैट टाइम Q किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0, दैट इज कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होती है। उस टाइम अगर हम वर्क की बात करेंगे, वर्क विल बी इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। अब मैंने एडियाबैटिक में ये क्यों लिया, क्योंकि एडियाबैटिक सिस्टम में नो एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अकर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई भी मतलब कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट बनेगा, वहाँ पे क्या बनेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट बनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, CV लिखा। तो दिस इज NCV T2 माइनस T1, या बेटा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, दिस इज गामा, एंड दिस गामा इज कॉल्ड एज पॉइजनस रेशियो। और ये गामा किसके बराबर होता है, CP अपान CV के बराबर, याद रखना, दिस इज इक्वल टू CP अपान CV। नेक्स्ट इज फ्री एक्सपेंशन। अगर फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे उस टाइम क्या होता है बेटा, जो P एक्सटर्नल वो 0 के बराबर होगा, तो वर्क किसके बराबर होगा बेटा, 0 फॉर फ्री एक्सपेंशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी कॉल एज एंट्रोपी। किसको हम बोलेंगे, एंट्रोपी होता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एनर्जी टू डू वर्क। स्टेटमेंट याद रखना है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एनर्जी टू डू वर्क, या हम बोलेंगे मेजर ऑफ डिसऑर्डर, मेजर ऑफ डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, मेजर ऑफ डिसऑर्डर हम इसको दूसरे अंदाज में भी बोल सकते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज ds इज इक्वल टू dq रिवर्स अपॉन t के बराबर होता है। बट लाइक इंटरनल एनर्जी, लाइक एंथैल्पी, वी कैन नॉट कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी डायरेक्टली ऑफ एनी सिस्टम। डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, बट वी कैन कैलकुलेट इट्स चेंज एंड दैट वी कॉल्ड एज ds, चेंज हम निकाल सकते। एंड दैट डेल S इज इक्वल टू NCV लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस NR लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। ये पूछी जाती है बेटा इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये पूछी जाती है। एंड डेल S इज इक्वल टू NCP लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस NR लॉन P1 अपॉन P2। ये दो इक्वेशंस याद रखने हैं बेटा,
ये कब होगी? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये कब होगी? एट कांस्टेंट प्रेशर पे। याद रखना बेटा। अब नेक्स्ट, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, क्योंकि एडियाबैटिक में कोई एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होगी। अगर नहीं होगी उस टाइम जो रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम 0 के बराबर होगा उस टाइम। नेक्स्ट, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर होगा? ठीक है ना, तो प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी देखनी है और रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी देखनी है, उनकी डिफरेंस देखनी है, दैट विल बी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। अगर हम फेज चेंज की बात करेंगे, जैसे लिक्विड सॉलिड में जाता है, या सॉलिड लिक्विड में जाता है, या लिक्विड गैसियस स्टेट में जाता है, या गैसियस स्टेट किस में जाता है? सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में जाता है, उसको हम बोलते हैं फेज चेंज बोलते हैं। सो दैट इज सिंपली डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज वाटर कहाँ पे? लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है, उस टाइम यहाँ पे अगर हम डेल्टा एच चेंज इन एंट्रोपी देखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच क्या होगा? वेपराइजेशन अपॉन टी बी। टी बी क्यों मैंने लिखा? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पे ये होता है बेटा, एंड दैट वी कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी होती है यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम at constant temperature and pressure, and its mathematical form is G is equal to H minus Ts. H is enthalpy, T is temperature, and S is entropy. But we cannot calculate directly Gibbs free energy of any system, and we can calculate the change in Gibbs free energy, and that is delta G. Delta G is equal to delta H minus T del S के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, डेल्टा G का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 दैट इज माइनस में होगा, तो उस टाइम इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। वैसे अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, ना रिएक्शन आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं, तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन। वैसे अगर डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव में होगा, उस टाइम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव, और उस टाइम प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और ये किस पे डिपेंड है डेल्टा जी का वैल्यू? डेल्टा जी का वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ये इस पे डिपेंड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे डिपेंडेंट, एक है चेंज इन एंथैल्पी पे और टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी। तो इनको मिला के अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जब भी वैल्यू डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो प्रोसेस क्या होगी बेटा? स्पॉन्टेनियस। अगर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, अगर पॉजिटिव में आएगा उस टाइम इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अगर मतलब नेगेटिव में आएगा तो स्पॉन्टेनियस, यानी कि इरिवर्सिबल होगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव में होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना। एंड दिस वन लास्ट, free energy and equilibrium constant. We know delta G is 0 for equilibrium process, और अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यहाँ पे तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ K के बराबर। सो दैट इज 0 इज इक्वल टू, अगर इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू आर टी लॉन ऑफ K के बराबर। अब यहाँ पे डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू एन आर टी लॉन ऑफ K, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको कष्ट करना पड़ेगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ के के बराबर। मैं ये भी राइट डाउन कर सकता हूँ इसको यहाँ पे। अब इसमें भी स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होगा। अगर हम देखेंगे कि वो कब 0 मतलब कि लेस देन 0 होगा, नेगेटिव में होगा, जब के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अगर k का वैल्यू लेस देन 1 होगा, उस टाइम जो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू होगा वो नेगेटिव नहीं बल्कि क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। तो उस टाइम यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में देखते हो कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल जब आप देखते हो बेटा, उसमें हम देखते हैं कोई रिएक्शन अगर ये स्पॉन्टेनियस होगी तो इसी इक्वेशन से हम वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा।
तो बेटा ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स का। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट भी आएगा इसमें, कौन सा, दैट इज क्वेश्चन आवर आएगा बेटा इसमें। बेटा क्वेश्चन है वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस किसके बराबर होती है बेटा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर यहाँ पे इसका लिख के दूंगा बेटा, एडियाबैटिक में क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0, पहले बात ये याद रखना बेटा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे हम, दैट इज डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, सो Q 0 के बराबर है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल U इज इक्वल टू W के बराबर। नाउ डेल U इज इक्वल टू W, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू डेल U, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर यहाँ पे होगा, NCV T2 माइनस T1 के बराबर होगा बेटा। बट वी नो CP अपॉन CV, ये तो बेटा आपको पता ही है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ज़रा बेटा मैं एक चीज़ करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे CP बाई CV यहाँ पे भी करूँगा, और CV बाई CV यहाँ पे भी करूँगा, और मुझे यहाँ पे CV का वैल्यू चाहिए, इट इज़ R बाई CV, इट इज़ CP बाई CV गामा माइनस 1 इक्वल टू R बाई CV। तो CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। ज़रा बेटा ये वैल्यू पुट करो इसमें, सो दिस विल बी इक्वल टू N R गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ज़रा ऑप्शन कौन सी आ रही है बेटा, ऑप्शन सेकंड आ रही है। क्वेश्चन बेटा है W दैट इज डेल U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वलेंट, ये किसके बराबर है बेटा। ये जेई में क्वेश्चन आया था 2017 में, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा। तो अगर मैं एक चीज़ करूँगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँगा, इट इज़ डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। इफ़ Q इज इक्वल टू 0, एट दैट टाइम डेल U किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर। मगर Q कब 0 होगा, जब एडियाबैटिक प्रोसेस हो। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा बेटा मैं, एडियाबैटिक सीधे। बेटा क्वेश्चन है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है बेटा, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर्म द फॉलोइंग। बेटा इन चारों में हमें देखना है कि जो इनकरेक्ट है हमें उसको यहाँ पे बाहर निकालना है बेटा। तो किस तरीके से हम करेंगे, देखो अगर मैं पहले देखूँगा तो आइसोथर्मल इट इज़ करेक्ट है बेटा, ये तो हमें पता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल में यही इक्वेशन होती है वर्क डन के बराबर। बट ये इक्वेशन में देखूँ बेटा, थर्ड वन देखूँगा अगर ये करेक्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना बेटा। वी नो डेल्टा जी, अगर मैं इसका देखूँगा बेटा, वी नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस, अगर 1 मोल होगा आर टी लॉन ऑफ के, ओके। सो लॉन ऑफ के किसके बराबर होगा, दैट इज डेल्टा जी नॉट बाय आर टी, ओके। डेल्टा जी नॉट बाय आर टी के बराबर होगा, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, ओके, दिस माइनस विल कम हियर। तो लॉन ऑफ के, अगर लॉन ऑफ के मैं के की बात करूँगा, के किसके बराबर होगा, ई रेज टू पावर डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, तो ये भी करेक्ट है बेटा। लास्ट अगर मैं देखूँगा, लास्ट वन दिस वन डी वन अगर मैं देखूँगा बेटा, तो ये भी एक है इक्वेशन हमारे पास, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी सिस्टम माइनस टी डेल एस टोटल, ओके। ये भी तो अगर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा, डेल्टा जी नॉट होता बराबर 0 के बराबर। सो दिस 0 विल बी इक्वल टू डेल्टा जी सिस्टम माइनस टी डेल एस टोटल, और वी कैन से इट इज डेल्टा जी सिस्टम, यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू इट इज डेल्टा जी नॉट प्लस डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा जी सिस्टम बेटा। यहाँ पे जो डी पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें एक इक्वेशन याद है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो डेल्टा जी सिस्टम होता है वो बराबर होता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, मगर याद ही रखना है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये हम कहाँ से निकालते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस से हम निकालते हैं।
वहाँ पे टोटल जो डेल्टा एस होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो उसी को वहाँ पे मेथड करके हमारे पास एक इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आती है। तो हम यहाँ पे ये भी अब बोल सकते हैं यहाँ पे जो डेल्टा जी सिस्टम अपॉन डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल बोल सकते हैं, वो किसके बराबर होता है माइनस टी। तो तीन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आए, ये भी और ये भी। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सही नहीं है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको यही मतलब कि ये मेथड ही यूज़ करना पड़ता है बेटा। क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ पे होती है, टेम्परेचर 300 केल्विन पे, द वॉल्यूम of 2 moles of ideal gas is increased from 1 liter to 10 liters। आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा एच। तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, टेम्परेचर 300 केल्विन। देखो क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी। इनिशियल वॉल्यूम क्या था और फाइनल था 10, इनिशियल है 1 बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने लीटर्स आए बेटा, 9 लीटर्स। दो चीज़ें हो गई बेटा हमारे पास। ये यहाँ पे इक्वेशन जो आप यूज़ करोगे दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल पी वी, ये यूज़ करोगे बेटा। यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन। और यहाँ पे पी वी किसके बराबर है, याद रखना दैट इज एन आर टी के बराबर। एन किसके बराबर है, 2 के बराबर। आर हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 ही लेंगे, यानी कि 8.314 के बदले हम 2 लेंगे। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हम लेंगे बेटा। तो याद रखना N2 एंड R भी हम लेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल के बराबर होगा बेटा। तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा U। अब डेल्टा U क्या होगा बेटा, यहाँ पे आइसोथर्मल में क्या होता है कि दैट इज चेंज इन टेम्परेचर 0 के बराबर है यहाँ पे। तो जब चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, इट इज़ एन आर टी। अब और वहाँ पे क्या होगा, डेल वी होगा बेटा, ठीक है ना। तो इट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन किसके बराबर है, 2, आर 2 के बराबर, चेंज इन टेम्परेचर 300। ओके, तो यही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो डेल्टा एच यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर ऑफ द क्वेश्चन आसानी के साथ निकलेगा, डेल्टा एच यहाँ पे। ये भी एक तरीका है। या दूसरा आप क्या करोगे बेटा, अगर आप 8.314 में लोगे तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये दो तरीके हैं इसको करने के, कैलोरी पर केल्विन में भी निकाल सकते हो या जूल्स में भी आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये तरीका है बच्चे यहाँ पे निकालने का। तो इट इज़ 300 to 600 दैट इज़ 1200 किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये होगा बेटा डेल्टा एच, ठीक है ना। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच हियर। अगर किलो जूल्स में निकालना होगा तो किलो जूल्स में क्या करोगे बेटा, कन्वर्ट करोगे इसको, ठीक है ना। 4.18 से डिवाइड करके जो निकलेगा वो किलो जूल्स में भी निकल सकता है बेटा। यार बेटा क्वेश्चन है 3 moles ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी, व्हाट विल बी द वर्क डन। तो बेटा अगर हम वर्क डन की बात करेंगे, वर्क डन होगा यहाँ पे किसके बराबर, P डेल वी के बराबर, यानी कि माइनस P डेल वी हम लिख सकते हैं बेटा। उसके बाद P डेल वी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल तो 0 है, 0। सो वर्क किसके बराबर होगा, 0 इंटू डेल वी, दैट इज 0। बेटा क्वेश्चन है 2 moles ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर्स, फाइंड एंट्रोपी चेंज। हमें अब एंट्रोपी चेंज यहाँ पे निकालनी है बेटा। मैंने आपको इक्वेशन दी थी एक, इसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NRT,
एनआरटी ने एनआर लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 एक्चुअली उसमें और एक पार्ट भी था NCV T2 माइनस T1। इसमें दो चीज़ें थे, अगर आपको याद होगा बेटा, इसमें जब मैंने आपको थेरेटिकल दिया था कंसेप्ट, उसमें दो चीज़ें दिया था मैंने कि यहाँ पे क्या निकालने के लिए, एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए दिया था बेटा। एक था NCV लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस NR लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, ये था बेटा, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर, फाइंड एंट्रोपी चेंज। अगर हम इसमें एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो किस तरीके से हम निकालेंगे बेटा, यहाँ पे हाउ वी कैन कैलकुलेट हियर, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे मतलब कि आइडियल गैस है, आइडियल गैस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। हम कोई हीट इसको नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंट्रोपी चेंज इसके बराबर होगा। सो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 2.303, एन है बेटा 2 मोल्स, आर किसके बराबर, वो भी 2 लिया, लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है 20/2 दैट इज 10, log 10 होता है 1, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 2 2 आर 4, इट इज़ 2.303 इंटू 224। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, ये होगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2.303 इंटू 2/20 हो गया 10, log 10 हो गया 1, तो इट इज़ 224, 4 2 आर 8, मीन्स यहाँ पे आएगा 9.2 आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन। Work done in open vessel at 300 Kelvin when 112 grams of iron reacts with dilute HCl। ज़रा बेटा मैं इसको इक्वेशन राइट डाउन करूँगा पहले, Fe प्लस 2 टाइम्स HCl, इट गिव्स FeCl2 प्लस H2, ओके बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में, इसके हम 112 ग्राम्स लिखे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके, 112/56 दैट इज़ 2। तो 2 मोल्स 2 के साथ मिलते हैं तो 2 मोल्स ऑफ H2 बनते हैं, 2 मोल्स ऑफ H2। तो हमें देखना है कि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा बेटा, इनिशियल वॉल्यूम आयरन का हम जब भी सॉलिड का लेते हैं वो 0 के बराबर होता है, क्या होता है 0 के बराबर। वाइल एज जो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे होगा, यहाँ पे H2 का लेना पड़ेगा, H2 का होगा 2 मोल्स एंड दैट इज़ V2। अब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो मैं इसका V निकालना चाहता हूँ, तो V किसके बराबर होगा, PV इज इक्वल टू nRT। सो V2 दैट विल बी इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स 2, R किसके बराबर, पहले ही दिया है 2 इंटू T टेम्परेचर 300 अपॉन प्रेशर, प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर क्योंकि ओपन वेजल है, तो इट इज़ 3 2s आर 6, 6 2s आर 18, कितना है 18, ठीक है ना। 3 2 6 6 12 1200 कैलोरीज, इट इज़ 1200। तो याद रखना बेटा 1200 ये है। अब हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन किसके बराबर निकालेंगे, वर्क डन विल बी इक्वल टू PV2 माइनस V1, सो W विल बी इक्वल टू P किसके बराबर है 1 एटमॉस्फेयर, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 1200, सो दिस विल बी इक्वल टू 1200 कैलोरीज के बराबर, 1200 कैलोरीज के बराबर वर्क डन आएगा यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स का मिला जुला रद्द अमल।